गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आपको पता है दोस्तों हमारा फिजिक्स का चैप्टर चल रहा है और चैप्टर है हमारा दोस्तों फिजिक्स का हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों, और इस हीट एंड टेम्परेचर से रिलेटेड दोस्तों मैं जो है 2 वीडियो में आपके लिए करा चुका हूँ। आज हमारे 3rd वीडियो है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों टेम्परेचर के बारे में कि टेम्परेचर क्या है और टेम्परेचर के कितने प्रकार है, किस किस प्रकार से जो है दोस्तों इसे डिफ़ाइन किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों जैसे केल्विन हुआ, फ़ारेनहाइट हुआ, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। और साथ में ही दोस्तों ये जो है आपका ऊष्मीय प्रसार, ये रहा आपका हीट एक्सपेंशन जिसे हम कहते हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। ऊष्मीय प्रसार, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक, ये भी चीज़ें हम जो है इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है दोस्तों, अपने नोट्स बनाने हैं और उन्हें रेगुलर रिवाइज अवश्य किया करो। ये मेरी आपसे बहुत ही दोस्तों एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जो चीज़ें आप तैयार कर रहे हैं, नोट्स बनाए, उन्हें रिवाइज रेगुलर किया करें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम समझेंगे दोस्तों कि टेम्परेचर जो है यानी ताप जो है क्या, यानी ताप हम किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ताप किसी वस्तु की उष्णता की माप है, अर्थात तापमान से यह पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी ठंडी या गर्म है। जैसे उदाहरण के लिए हम समझते हैं, यदि किसी वस्तु का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और एक दूसरी वस्तु कोई है आपके पास, उसका तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यह कहा जा सकता है कि दूसरी वस्तु प्रथम वस्तु की अपेक्षा गर्म है। जिसका ताप ज़्यादा वो ज़्यादा गर्म, जिसका ताप कम उसका ताप वो कम गर्म। ठीक है, आगे हम देखते हैं दोस्तों, किसी वस्तु का ताप उसके सूक्ष्म कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, परमाणु, अणु के यादृच्छ गति यानी रैंडम मोशन में निहित औसत ऊर्जा के समानुपाती होता है। और ताप का एसआई मात्रक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है कि ताप का एसआई मात्रक क्या है, तो केल्विन, यानी ताप को केल्विन में मापा जाता है, जो इसकी राशि होती है, इकाई होती है। आगे हम देखते हैं दोस्तों, जैसे केल्विन होता है, फ़ारेनहाइट होता है, के और र्यूमर होता है, एक आपका एक रैंकाइन भी होता है। इसी प्रकार से दोस्तों एक सेल्सियस होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे दोस्तों तापमान में जो सेल्सियस है इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, इसे सेंटीग्रेड पैमाना भी कहते हैं। सेल्सियस को क्या कहते हैं? सेंटीग्रेड पैमाना। इस पैमाने के अनुसार पानी सामान्य दाब पर 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, यानी पानी जो है दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस पर जलता है, जो है जमता है। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर ये उबलता है। और यह पैमाना दैनिक वातावरणीय व अन्य कामों में काफ़ी प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है आपका केल्विन। तो देखिए दोस्तों, इस पैमाने के अनुसार पानी जो है दोस्तों सामान्य दाब, पानी का जो सामान्य दाब होता है वो होता है दोस्तों 273.15 डिग्री केल्विन पर। यहाँ पर ये जमता है, जैसे कि सेंटीग्रेड में 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर वो जमेगा दोस्तों केल्विन में 273.15 डिग्री केल्विन पर। और 373.15 डिग्री केल्विन पर ये उबलता है। और यह पैमाना दोस्तों वैज्ञानिक गणनाओं और अन्य कामों में प्रयुक्त होता है। ठीक है दोस्तों, सेल्सियस हो गया, केल्विन हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों फ़ारेनहाइट की। तो देखिए दोस्तों, इस पैमाने के अनुसार पानी का सामान्य दाब 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है और 212 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। और परंपरागत बुखार मापने में प्रयुक्त थर्मामीटर में इसी पैमाने का प्रयोग किया जाता है। जो बुखार मापा जाता है ना, आपने देखा हो दोस्तों, जब डॉक्टर जब बुखार यानी आपका जो आपकी बॉडी का जब टेम्परेचर चेक करता है ना, तो आपके मुंह में एक जो है दोस्तों स्केल जो है दोस्तों रखने को देता है। तो वो क्या है दोस्तों? वो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, और उसमें क्या भरा हुआ होता है दोस्तों? पारा। तो जो वहाँ पर जो टेम्परेचर दर्शाएगा, दिखाया जाएगा उस इक्विपमेंट के द्वारा, उस उपकरण के द्वारा, वो दिखाया जाएगा दोस्तों फ़ारेनहाइट में। ठीक है,
और आगे हम देखते हैं दोस्तों, यदि किसी शरीर का तापमान 98.4 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो तो वह ज्वर पीड़ित होता है, और यह पैमाना दैनिक वातावरणीय व अन्य कामों में प्रयुक्त होता है। तो यह है दोस्तों आपका फ़ारेनहाइट। सेल्सियस हुआ, केल्विन हुआ, फ़ारेनहाइट हुआ। अब बात करते हैं चलिए दोस्तों आगे रोमर की, या र्यूमर, जिसे हम कह सकते हैं रोमर या र्यूमर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, इस पैमाने के अनुसार पानी जो है दोस्तों सामान्य दाब 0 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री रोमर पर जमता है और 80 डिग्री रोमर पर उबलता है, और यह पैमाना अपेक्षाकृत कम प्रयुक्त होता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, और इसी से सारे जो न्यूमेरिकल हैं आपके टेम्परेचर से रिलेटेड, वो इसी से जो है सॉल्व होंगे। तो नोट में आपको याद रखना है दोस्तों कि केल्विन पैमाने के साथ डिग्री शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। केल्विन पैमाना जो होता है इसके साथ डिग्री का जो है प्रयोग नहीं किया जाता, यानी 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहा जाता है। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है दोस्तों कि C/5 बराबर F-32/9 बराबर R/4, और एक होता है दोस्तों बराबर में यहाँ पर K-273/5। ठीक है, इस प्रकार से होता है। के होता है आपका केल्विन वाला। तो ये फॉर्मूला क्या है दोस्तों, ये टेम्परेचर एक जैसे डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना, उस डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलेंगे, र्यूमर को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलेंगे, केल्विन को सेंटीग्रेड में कैसे बदलेंगे, तो ये है इस फॉर्मूले से जो है ये सारी चीज़ें निकाली जाती हैं। जैसे आपसे सेंटीग्रेड बोला जाए कि आपसे पूछा जाएगा कि 265 डिग्री, जैसे मान लीजिए दोस्तों ये फ़ारेनहाइट का मान दिया होगा आपके पास, जैसे कि मान लीजिए दोस्तों आप मान लीजिए दोस्तों लगभग लगभग दोस्तों 40 मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब आपसे पूछा जाएगा 40 डिग्री फ़ारेनहाइट को जो है सेंटीग्रेड में बदलिए। तो हमारे पास क्या था दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, हमारे पास ये था ना, फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलिए। तो ये सेंटीग्रेड है और ये फ़ारेनहाइट है, ये केवल ये दो चीज़ें हमें उठा लेनी है, जिसका कंपेयर किया जाए उन दोनों चीज़ों को आप उठा लीजिए। जैसे यहाँ पर फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलवा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर सेंटीग्रेड का क्या है दोस्तों C/5 बराबर में F-32, ठीक है दोस्तों, /9। तो C/5 और F-32 है, F का मान क्या है दोस्तों 40, -32 करना है तो आपके पास 8 बचा, और यहाँ पर 9। तो सेंटीग्रेड में मान क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर होगा आपका 9C बराबर 8 × 5, यानी 40/9, ये आपका सेंटीग्रेड में मान होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम निकालते हैं। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं केल्विन को कैसे निकालते हैं। अगर केल्विन का मान दिया जाए तो सेंटीग्रेड कैसे निकालेंगे, और सेंटीग्रेड का मान दिया जाए तो केल्विन में उसे कैसे बदलेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद रखना है। आगे हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार के तापमापी, जो अन्य तापमापी होते हैं, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपको याद रखने हैं। जैसे फर्स्ट है दोस्तों, सामान्य ताप मापने के लिए थर्मामीटर व उच्च ताप मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टरी तापमापी जो होता है दोस्तों वो 98.4 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी दोस्तों 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक मापता है। जो डॉक्टरी तापमापी होता है ना, वो वाला, जिसमें हम बुखार को भी मापते हैं अपने को। वहीं आगे हम देखते हैं दोस्तों कि दूर स्थित वस्तु जैसे सूर्य होते हैं, तारे होते हैं, उनके ताप को मापने के लिए पूर्ण विकिरण तापमापी का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टरी तापमापी में पारा बारह होता है। अति निम्न तापमान मापने के लिए एल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है, और अति उच्च तापमान मापने के लिए गैसीय तापमापी प्रयोग में लिए जाते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हाइड्रोजन गैस तापमापी, और तथा 500 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक नाइट्रोजन गैस तापमापी का प्रयोग किया जाता है। तो ये तापमापी जितने मैंने बताए हैं आपको याद रखने हैं दोस्तों। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, अति निम्न तापमापी -200 डिग्री सेंटीग्रेड तक और अति उच्च तापमापी यानी 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान को एक साथ मापने के लिए दोस्तों प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का प्रयोग किया जाता है। और तापियों को तापमापी द्वारा अलग अलग तापों
धातु अलग अलग धातु तारों के ताप की गणना विद्युत वाहक बल के द्वारा की जाती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं दोस्तों नोट के बारे में। इंपॉर्टेंट नोट है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि किसी तारे का रंग उसके ताप पर निर्भर करता है। किसी धातु को गर्म करने से पहले हल्का लाल रंग आता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे तापमान बढ़कर उसका अंतिम रंग बैंगनी होता है। और ये दोस्तों पूछा जा चुका है, ये प्रश्न आपको याद रखना है डायरेक्टली। ठीक है, अब चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं। आगे दिया गया है आपका ऊष्मीय प्रसार। तो यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों, ये दोस्तों टेम्परेचर के बारे में हमने समझ लिया कि टेम्परेचर के कितने कितने प्रकार का होता है और किस टेम्परेचर को मापने में किस प्रकार के जो है तापमापी का प्रयोग किया जाता है, वो सारी चीज़ें मैंने समझा दी हैं आपके लिए। अब बात करेंगे दोस्तों हम ऊष्मीय प्रसार के बारे में, यानी दोस्तों हीट एक्सपेंशन के बारे में। और दोस्तों इसके लिए दोस्तों देखिए, आपको बहुत अच्छी तरह से ये चीज़ें समझनी है और वीडियो पर लास्ट तक आपको अच्छे तरह से बने रहना। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो ना, समझ में आ रहा हो कंटेंट, तो वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। अब चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं ऊष्मीय प्रसार के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सामान्यतः पदार्थों को ऊष्मा देने पर उनकी विमाएँ जो होती हैं, जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, उनमें जो है वृद्धि होती है। और इस वृद्धि को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, ऊष्मीय प्रसार। ताप बढ़ने पर पदार्थ के अणु के बीच की दूरी भी बढ़ती है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है दोस्तों, क्यों दोस्तों वो गति करने लगते हैं। ताप बढ़ेगा किसी पदार्थ का तो उसके अणु तो दूर दूर होंगे, क्यों वो गति करने लग जाते हैं, तो उनके बीच की दूरी भी बढ़ती है। और कुछ पदार्थ जैसे जल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपके लिए, कि सिल्वर आयोडाइड और जल इत्यादि का विशिष्ट ताप परिसर में ताप बढ़ने पर इनमें क्या होता है, संकुचन। सिल्वर और जल जो होता है आपका, सिल्वर आयोडाइड और जल जो होता है, यानी पानी जो होता है, जब इसको हम जितना टेम्परेचर देंगे, यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, जितना हम ताप बढ़ाते हैं अणु के बीच की दूरी उतनी ही बढ़ती जाती है, यानी वो फैलता है। लेकिन जो सिल्वर जो होता है आपका, सिल्वर आयोडाइड और आपका जल जो होता है, इसका क्या है दोस्तों, ये अन्य चीज़ों का अपोजिट होता है। यानी दोस्तों इसका जैसे ही हम ताप बढ़ाते हैं तो इसमें क्या है दोस्तों, इनमें संकुचन होता है, ये नहीं, ये सिकुड़ते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों जल का यह असामान्य व्यवहार 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच जो है दोस्तों होता है। और सिल्वर आयोडाइड का दोस्तों 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 140 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, कि आगे पढ़ते हैं हम अवांछनीय ऊष्मीय प्रचार के बचाव के उपाय। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपके लिए समझा देता हूँ। जो ये यहाँ पर आपने पढ़ा है ना, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये होता किस प्रकार से है। तो देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए दोस्तों, ये मैं बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, मान लीजिए आपका जल है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये 1 2 3, ऐसे नहीं दोस्तों, बहुत लंबा हो जाएगा, 1 मिनट, ऐसे गैप में रख देता हूँ दोस्तों। 2 डिग्री सेंटीग्रेड या 4, ये 0 होता है सभी का। जैसे मान लीजिए दोस्तों, ये वाला तो आपका 0 है, यहाँ से स्टार्ट होगा ये यहाँ से, तो ये मान लीजिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, अब दोस्तों होगा क्या, जैसे आप हीट दोगे पानी को, तो होता क्या है दोस्तों, 4, जैसे शुरुआत में, जैसे मान लीजिए 0, जो आपका द्रव है उसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब आपने इसको दी दोस्तों हीट, तो होगा क्या दोस्तों, ये जैसे ये जल जो है, मान लीजिए ये जो है दोस्तों, सबसे पहले तो क्या होगा दोस्तों, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जैसे इसे गर्म किया जाएगा, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या होगा दोस्तों, ये इसका आयतन घटेगा। आयतन घटेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा, आयतन घटेगा घनत्व बढ़ेगा। यानी आपको पता है दोस्तों, कोई चीज़ है जितना ठोस होगी उसमें उसका घनत्व उतना ही ज़्यादा होगा। और आपको पता ही है दोस्तों, कोई किसी भी चीज़ में संकुचन होता है तो उसका क्या होता है दोस्तों, घनत्व बढ़ता है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व
बढ़ता है और आयतन यहाँ पर धीरे धीरे घटता है। और जैसे 4 डिग्री सेंटीग्रेड से आप ऊपर जाते हो तो फिर से आयतन बढ़ने लग जाता है और घनत्व घटने लग जाता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली कि अगर किसी भी पानी के कोई आपके पास बर्तन है पानी का, और उस पानी को दोस्तों आप 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो क्या होगा, और 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करते हैं तो क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से और 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो पहले आयतन घटेगा फिर बढ़ेगा। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है तो भी दोस्तों 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आयतन घटेगा फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ेगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं, आगे हम बात करते हैं दोस्तों अवांछनीय ऊष्मीय प्रसार के बचाव के उपाय। जैसे दोस्तों इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, आपको याद रखने हैं। जैसे दोस्तों, 2 रेल पटरियों के खंडों के बीच थोड़ी थोड़ी दूरी पर खाली स्थान छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ दिया जाता है दोस्तों, ताकि तापमान परिवर्तन से रेल पटरियों के स्वरूप में किसी प्रकार से परिवर्तन को जो है रोका जा सके, इसलिए उसमें दोस्तों जो है प्रसार जो खाली स्थान जो है वो छोड़ दिया जाता है। जैसे ही दोस्तों ये पटरियों में प्रसार होगा, जैसे जैसे लोहा होता है गर्मियों में जो है, अगर उसमें उसमें प्रसार होगा तो उसमें क्या है दोस्तों, थोड़ा सा फैलने की कोशिश करेगा, तो वो गैप है, गैप जो छोड़ा जाता है वो उस जगह को कंप्लीट कर देता है, यानी भर देता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, लंबी दूरी वाला द्रव वाहक पाइपों के बीच बीच में लूप बनाए जाते हैं। आपने देखो दोस्तों, बहुत दूरी पर पानी को ले जाया जाता है तो क्या होता है, जगह जगह जॉइंट होते हैं पानी पाइप में, ताकि दोस्तों उसमें क्या है दोस्तों, ऊष्मीय प्रसार ना हो। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, पेंडुलम घड़ियों में लंबाई परिवर्तन को रोकने के लिए साधारण वस्तुओं की जगह इन बार यानी लोहा व निकेल नामक मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दोस्तों होता क्या है, निकेल जो है इसका जो है दोस्तों ऊष्मीय प्रसार बहुत कम होता है, इसलिए। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, मग एवं गिलास बनाने में साधारण कांच के स्थान पर पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। साधारण कांच की तुलना में पायरेक्स कांच का ऊष्मीय प्रसार बहुत कम होता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम चलते हैं, चलिए दोस्तों देखते हैं। और दोस्तों कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, अगला है पॉइंट, आपको याद रखना है कि बिजली के खंभों के बीच में तार ढीले कसे जाते हैं। बिजली के खंभे जो होते हैं उनके बीच में तार जो हैं ढीले कसे जाते हैं। आगे आपको याद रखना है, यदि किसी आयतनकार ठोस धातु के परत के बीच में छेद है और उस धातु की पटरी को गर्म करने पर उस छेद के आकार में वृद्धि हो जाती है। जैसे दोस्तों कोई ठोस है, कोई आयतन है, ये कोई ठोस आयतन है, इसके छेद में ये कोई छेद है। अब जैसे हम इसको दोस्तों ऊष्मा देंगे, ठीक है दोस्तों, तो होगा क्या, इसका आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो क्या होगा दोस्तों, ये छेद जो है ये स्वतः ही ये छेद भी बढ़ने लगे, यानी इसके छेद में, इसका जो छेद है इसके छेद में भी वृद्धि होगी। भाई ये बढ़ेगा तो इसका प्रसार बढ़ेगा, इसका आयतन बढ़ेगा तो इसका छेद भी तो फैलेगा, तो इसलिए ये होता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, लकड़ी के पहिए पर धातु की पट्टी चढ़ाने से पहले पट्टी को गर्म किया जाता है, ताकि दोस्तों उसका ऊष्मीय प्रसार जो है अच्छी तरह से हो और उसे आसानी से लकड़ी पर चढ़ाया जा सके। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, सभी धातुओं में सबसे रेखीय प्रसार एल्यूमिनियम, कांसा और लोहा में होता है। और आगे आपको याद रखना है, यदि पदार्थ की 3 अवस्थाओं ठोस द्रव गैस को समान ऊष्मा दी जाए तो सर्वाधिक प्रसार गैसों में और सबसे कम प्रसार द्रवों में, और उससे भी कम किस्म होता है दोस्तों ठोसों में ऊष्मीय प्रसार होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और दोस्तों देखिए, ऐसा ना हो दोस्तों, जो चीज़ें मैं आपके लिए करा रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और आप उन चीज़ों को कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे हो, और आप चाहते हो कि आपको अच्छा कंटेंट मिले जो कि मैं आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूँ, और आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े आपके आने वाले ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। तो दोस्तों जो चीज़ें मैं आपके लिए करा रहा हूँ उन्हें अच्छी तरह से आप कर लें, कंप्लीट कर लें, और मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों कि ये जो कंटेंट मैं आपके लिए फ्री में उपलब्ध करा रहा हूँ ना, ये जितने भी यूट्यूब चैनल है ना जो आपको रुपयों से जो है कोर्स प्रोवाइड कराते हैं,
उनके पास भी ये देखने को नहीं मिलेगा, और ये मेरी गारंटी है दोस्तों। और नहीं तो किसी भी यूट्यूबर को कंगाल कर देख लेना आप। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, जो चीज़ें करा रहा हूँ उससे बेस्ट आपको कोई नहीं दे सकता। तो इन्हें अच्छी तरह से करिए, कंप्लीट करिए, रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे ये उसमें प्रसार जो होता है इसके कुछ पार्ट होते हैं, जैसे कि रेखीय प्रसार गुणांक, ठीक है। जिसमें पहला होता है दोस्तों रेखीय प्रसार गुणांक, फिर होता है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, फिर आयतन प्रसार गुणांक। इन तीनों को हम समझते हैं और इनसे डायरेक्टली न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखने हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे रेखीय प्रसार गुणांक। यानी दोस्तों रेखीय प्रसार गुणांक होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि करने पर उसकी लंबाई में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं दोस्तों। अगर किसी वस्तु का ताप बढ़ाया जाए तो उसकी लंबाई में वृद्धि होगी, तो उसे कहते हैं दोस्तों लंबाई में वृद्धि होना रेखीय प्रसार कहलाता है। यानी दोस्तों 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर किसी वस्तु की एकांक लंबाई में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं दोस्तों, रेखीय प्रसार गुणांक, जिसे हम दोस्तों एल्फा से दर्शाते हैं। माना किसी वस्तु की प्रारंभिक लंबाई 1 है, यदि यदि डेल्टा टी यानी ताप परिवर्तन करने की लंबाई में डेल्टा एल वृद्धि हो जाती है, तो रेखीय प्रसार गुणांक क्या होगा। तो रेखीय प्रसार गुणांक का फॉर्मूला दोस्तों आपको डायरेक्टली याद रखना है कि रेखीय प्रसार गुणांक का फॉर्मूला होता है दोस्तों लंबाई में परिवर्तन, यानी लंबाई में जो है ये जो परिवर्तन है ये कितना परिवर्तन हुआ है, प्रारंभिक लंबाई इसकी क्या थी ये वाली, और कितना तापमान जो है दोस्तों उसमें और जो आपका तापमान है जो इसको दिया गया है उसमें कितना बदलाव हुआ है, ठीक है। यह कहलाता है रेखीय प्रसार गुणांक, और डायरेक्टली इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों रेखीय प्रसार गुणांक का फॉर्मूला होता है लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई इंटू तापमान में परिवर्तन। इसी प्रकार से दोस्तों क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का होता है, केवल क्या करना होता है दोस्तों, ये लंबाई जो है यहाँ पर क्षेत्रफल आ जाता है। तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को हम समझते हैं। तो देखिए दोस्तों किसी वस्तु के ताप में वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि को क्षेत्रीय प्रसार कहा जाता है। और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि या प्रसार वृद्धि को क्या कहते हैं हम दोस्तों, प्रसार गुणांक, यानी डेल्टा वी सॉरी दोस्तों बीटा कहा जाता है। ये बीटा होता है वो एल्फा बीटा और गामा इस प्रकार से होता है। जो आपका रेखीय प्रसार गुणांक होता है वो एल्फा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा, और गामा जो होता है वो आयतन प्रसार गुणांक होता है। अब देखिए दोस्तों, माना किसी वस्तु का, जैसे दोस्तों प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, माना किसी वस्तु का क्षेत्रफल ए है और इसके तापमान में इतना परिवर्तन हुआ है और क्षेत्रफल में इतना परिवर्तन हुआ है, तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या होगा। तो आपको डायरेक्टली याद रखना है दोस्तों, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल में परिवर्तन बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल इंटू तापमान में परिवर्तन, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आगे हम बात करते हैं दोस्तों आयतन प्रसार गुणांक। तो देखिए दोस्तों किसी वस्तु के ताप में वृद्धि करने पर उसके आयतन में होने वाली वृद्धि को आयतन प्रसार गुणांक कहा जाता है। यानी दोस्तों आयतन प्रसार गुणांक जो है 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर किसी वस्तु के एकांक आयतन में होने वाली वृद्धि या प्रसार को आयतन प्रसार गुणांक यानी बाई कहा जाता है, जैसे दोस्तों अल्फा बीटा यानी गामा हम कहते हैं। और ये इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, डायरेक्टली आपको याद रखना है। यानी आयतन प्रसार गुणांक का फॉर्मूला होता है आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन इंटू डेल्टा टी, यानी ताप में कितना परिवर्तन हुआ, ठीक है दोस्तों। तो ये है आपका आयतन प्रसार गुणांक। अब चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं, जो लास्ट पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेखीय, क्षेत्रीय और आयतन प्रसार गुणांक के बीच में संबंध। तो देखिए दोस्तों रेखीय प्रसार गुणांक जो एल्फा होता है वो बीटा के आधा होता है, यानी क्षेत्रीय प्रसार गुणांक जो होता है उसका आधा होता है रेखीय प्रसार गुणांक, और बीटा जो ये रेखीय प्रसार गुणांक जो होता है जैसे दोस्तों ये आयतन का जो है दोस्तों आयतन प्रसार गुणांक जो होता है उसका तिहाई भाग होता है, 1/3 होता है। यानी यहाँ पर दोस्तों जो हमारा एल्फा, ये आपका एल्फा और ये आपका बीटा, ठीक है दोस्तों, और ये गामा, इनका जो अनुपात होता है दोस्तों क्षेत्रफल का वो होता है दोस्तों 1:2:3।
इस रूप में ये पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपसे ये डायरेक्टली अनुपात पूछा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये दोस्तों आज का टॉपिक था आपका, जिसमें मैंने दोस्तों सारी चीज़ें क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक, ऊष्मीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक, वो सारी चीज़ें मैंने समझा दी हैं। टेम्परेचर मैंने आपके लिए समझा दिया है दोस्तों। और ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए दोस्तों, और इससे बाहर न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते, या ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो दोस्तों लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।